चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये किसके लिए यूज होगा, ये जरा सोचना होता है। तो समझते हैं बात को आगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है। हाँ, दो रॉड होंगे, ठीक है। ये जो रॉड होगा ये इम्प्योर होगा, इम्प्योर मेटल, और ये जो रॉड होगा ये प्योर मेटल होगा, ये प्योर मेटल होगा। आकर ना उसे खोल दीजिएगा, ठीक है। चलो, इम्प्योरिटी देखो कैसे फंसे रहते हैं। इम्प्योरिटी यहां पे इस तरीके से फंसा होगा, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे आएगा। मान लेते हैं ये कॉपर का एटम है, मान लेते हैं ये कॉपर का एटम है। तो जो कॉपर का एटम होगा वो ये कॉपर का एटम होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहां पर कॉपर विल कन्वर्ट टू कॉपर 2+, और यहां पर कॉपर 2+ विल कन्वर्ट टू कॉपर। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरीके से चला जाएगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, धीरे धीरे इसके ऊपर डिपॉजिशन होगा और धीरे धीरे ये डिसॉल्व कर जाएगा। ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल्स है अगर ये इनसॉल्युबल हुआ तो नीचे आके कलेक्ट हो जाएगा। दिस विल बी नोन एज एनोड मड, दिस विल बी कॉल्ड एनोड मड। ये इम्प्योरिटी कौन कौन हो सकता है, ये इम्प्योरिटी लेट्स से सिल्वर का इम्प्योरिटी है, या मान लेते आयरन का इम्प्योरिटी है। तो देखो एनोड मड में बेटा सिल्वर कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, सिल्वर बेटा कॉपर से नीचे है। बट आयरन तो कॉपर से ऊपर है, आयरन बेटा डिसॉल्व हो जाएगा। देखो बात को समझो, दो तरह का इम्प्योरिटीज हो सकता है, या तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन कॉपर से ऊपर है, या जो रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर कॉपर से नीचे है, और बाकी इम्प्योरिटी आपका सैंड वगैरह होगा तो होगा। बट वो सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न हमारा अभी ये सारा मेटल्स है, ठीक है। सैंड वगैरह तो खत्म हो गया, कब का निकाल दिया, समझिए बात को। नीचे वाले अगर मेटल होंगे तो वो तो बेटा कॉपर के सामने अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऊपर वाले फर्स्ट टू लूज होता है एंड लास्ट टू गेन होता है, इसको रट्टा मार के रखिएगा बेटा। ऊपर वाले मेटल्स फर्स्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो आयरन ऊपर वाला है, कॉपर से पहले लूज करके आयरन आयन बन गया, आयरन 2+ बन जाएगा। सिल्वर नीचे वाला है, कुछ नहीं बनेगा, ये सीधा नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये आयरन 2+ बेटा फर्स्ट टू लूज है बट लास्ट टू गेन है, मतलब यहां पर कॉपर 2+ गेन करके डिपॉजिट होगा, आयरन 2+ डिपॉजिट नहीं होगा। आपसे पूछेगा कि दो इम्प्योरिटी था, एक सिल्वर था एक आयरन था, इस प्रोसेस में सिल्वर कहां गया, आपको बोलना होगा सिल्वर नीचे है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, सिल्वर सिल्वर एटम की तरह बना रहेगा और नीचे आके डिपॉजिट हो जाएगा। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयरन 2+ बनेगा और सोल्यूशन में आएगा, बट इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। क्यों, आयरन लास्ट टू गेन होगा, यहां पर जितना भी आपको दिख रहा उसमें, ठीक है। तो आयरन 2+ सोल्यूशन में ही रहेगा, डिपॉजिट नहीं होगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ये पूछेगा बेटा, और इसको ध्यान रखना है। ऊपर वाला सोल्यूशन में रहता है, नीचे वाला एनोड मड में डिपॉजिट होगा।
चलिए आगे बढ़ते फिर। ठीक है, देखिए, the more basic metals remain in solution the less basic goes to anode। more basic मतलब ज्यादा मेटालिक मतलब ऊपर वाला, लेस बेसिक मतलब नीचे वाला। ठीक है, ये चीज समझना है बेटा। सेकेंड, इम्प्योर मेटल एनोड में होगा और प्योर मेटल कैथोड में होगा। कैथोड के ऊपर चिपकता है आकर चीजें, कैथोड के ऊपर डिपोजिशन होता है। तो डिपोजिशन जहां हो रहा है कैथोड में, वहां प्योर मेटल रखेंगे ना। जस्ट लाइक कि जब इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं तो चम्मच कहाँ लगाते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के समय चम्मच जो है ना बेटा कैथोड पे होगा, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। ठीक है, एनोड पे मेटल डिपॉजिट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, ये वही रिएक्शन है, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए नेक्स्ट आएंगे जोन रिफाइनिंग। इसको भूल जाइए इस इमेज को। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है, बड़ा गलत इमेज दिया है इन्होंने, एकदम वो कंफ्यूजिंग इमेज है। ठीक है, ध्यान से समझिए, करना आगे आपको। ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है। इस रॉड के ऊपर इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी है। ठीक है, ये इम्प्योरिटी है रॉड के अंदर। करेंगे क्या, समझते बात को। सबसे पहले एक ऐसा सर्कुलर कॉलर लेंगे। ठीक है, ये कॉलर होगा। ये सर्कुलर कॉलर करेगा क्या? ये सर्कुलर कॉलर बेटा इसको प्लग में लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी से इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हीटर है बेटा, हीटर है, गरम करेगा। ठीक है, गरम करेगा। ठीक है, ये गरम जब हो रहा होगा तो ये धीरे धीरे मेल्ट करेगा। जैसे ही मेल्ट करने वाला होगा, हल्का सा मेल्ट हुआ होगा, इस कॉलर को नीचे बुला लिया जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, पूरा मेल्ट नहीं किया है बेटा, बस सॉफ्ट हुआ था। और एक बार नहीं होगा, ये प्रोसेस जो है बहुत बार करना पड़ता है, समझेंगे बात को। तो हल्का सा मेल्ट होगा, ये नीचे आ जाएगा, तब नीचे वाला एरिया लिक्विड बन जाएगा। फिर और थोड़ा सा होगा, नीचे ले आएंगे, तो धीरे धीरे करके ये नीचे आता रहेगा। इस प्रोसेस में होगा क्या? इस प्रोसेस में ये होगा, जब ऐसा करेंगे तो ये जितना भी इम्प्योरिटी है, जितना भी इम्प्योरिटी है यहाँ नीचे आके कलेक्ट हो जाएगा। बाद में एक किसी भी तरीके से, कैंची से नहीं, मतलब किसी भी तरीके से आप इसको कट कर देंगे। तो हुआ क्या, ये जो रॉड है, टिप है, टिप को आपने काट के पूरा अलग कर दिया। ये होता है जोन रिफाइनिंग। ठीक है, इसके चक्कर में ना रहेंगे, ये इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सारा एक प्रोसेस को कराने के लिए हम लोग एटमॉस्फेयर जो होता है, इसको हम लोग इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में रखते हैं। अदरवाइज ऑक्सीजन से गर्म होगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ और बना लेगा। वही चीज यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, ये रोलर लगा हुआ है, ये धीरे धीरे ऐसे जाएगा। ये मोल्टेन जोन है, मेल्ट कर रहा है, फिर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, वही चीज है यह। क्लियर है बेटा? ये रिफाइनिंग होता है, जोन रिफाइनिंग। ये किस लिए यूज होता है? अल्ट्रा प्योर प्रिपेयर करते, अल्ट्रा प्योर, अल्ट्रा प्योर, एकदम प्योर मेटल इसी से प्रिपेयर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये the method is based on the principle that impurities are soluble in molten area than solid area। तभी तो नीचे आया ना बेटा, नीचे धीरे धीरे वो मोल्टेन वाला पार्ट हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर को नीचे बुला रहे थे, तो मोल्टेन एरिया नीचे आ रहा था। तो इम्प्योरिटी जो होता है मोर सॉल्युबल इन लिक्विड कंपेयर टू सॉलिड, ये माना जाएगा। अ सर्कुलर हीटर इज फिक्स्ड, वही चीज है। मोल्टेन जोन मूव्स अलोंग विद द हीटर, बिल्कुल सही है।
Heater moves forward, pure metal crystallizes out of the melt and the impurities pass on the adjacent zone. जब नीचे आएगा कॉलर तो नीचे बेटा अपना इम्प्योरिटी को वो लेकर आता है, वही चीज है। समझ में आया? चलिए ये वहां देख लीजिए जोन रिफाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वेपर फेज रिफाइनिंग, ये बड़ा अलग तरीका है। क्या तरीका समझेंगे? एक अपना मेटल होता है निकल, निकल होता है सॉलिड, इसको रिएक्ट कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, गैसियस होता है, उससे बना के देता है ये निकल कार्बन मोनोऑक्साइड टेट्रा। ये क्या होता है? ये आसानी से वेपराइज कर जाता है, जरा सा कीजिएगा तो वेपराइज कर गया। तो फायदा क्या हुआ समझिए, निकल सॉलिड था वो गैसियस में बदल गया, इम्प्योरिटी जो है वो सॉलिड में ही रहा अभी तक, तो मेटल इज ओनली कन्वर्टेड टू गैसियस फॉर्म। बट ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, अपना काम तो निकल है ना, हम लोग को तो निकल से मतलब था। हम लोग क्या करेंगे, निकल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है साइनो को दोबारा से हीट करेंगे, ये निकल फिर से सॉलिड बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है, ये होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मॉन्स प्रोसेस करते, रट्टा मार के रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मॉन्स प्रोसेस। ठीक है, चलिए बुक में ऐसा लिखा हुआ है एकदम, ठीक है। देखो ये रिएक्शन लिखा हुआ है बुक में, इसको रट्टा मार के रखिए, ये वाला आएगा ही आएगा, मॉन्स प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है वैन आर्कल। वैन आर्कल किसके लिए यूज होगा? जिरकोनियम के लिए यूज होगा और टाइटेनियम के लिए भी यूज होगा, दोनों देखेंगे। जिरकोनियम को हम लोग आयोडीन के साथ हीट करते हैं तो बनेगा ZrI4, ये बेटा अगेन गैसियस होता है। फिर ZrI4 को दोबारा हीट कर देते हैं, ये Zr बनता प्लस I2 बनता है। ठीक है, ये होगा देखो, ठीक है, ये चीज है, ये वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम। उसी तरीके से देखिए टाइटेनियम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, टाइटेनियम भी यही काम करता है। ये लिख लीजिए अगर बुक में नहीं है तो, TiI4 बनेगा, फिर TiI4 को दोबारा से हीट कर दीजिए तो Ti प्लस I2 बनेगा, ये होता है। तो जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए वैन आर्कल प्रोसेस यूज होगा। जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए वैन आर्कल प्रोसेस यूज होता है। एक बार बेटा फोन है। चलिए हो गया, नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस है बेटा आप क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, समझो बात को। मान लेते हैं ये एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ब्यूरेट है,
पता नहीं आप लोग को ब्यूरेट याद भी है कि नहीं है। ब्यूरेट ऐसा होता है, यहाँ एक बटन लगा होगा। मान लेते इस ब्यूरेट के अंदर बेटा हम लोग क्या किए, बालू लेकर आए, बाली, सैंड जो है, यहां तक सैंड फिल कर दिए। सैंड क्या होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है। यहां तक सैंड फिल कर दिए, ठीक है, सैंड। और यहां पे हम लोग क्या किए, पेबल्स फिल किए, छोटे छोटे पत्थर। और यहां पर क्या किए, बड़े बड़े पत्थर फिल कर दिए, ठीक है। अब ऊपर से हम लोग क्या किए, ऊपर से हम लोग पार्टिकल्स छोड़ दिए लिक्विड के साथ। एक पार्टिकल ट्रायंगल टाइप है, ठीक है, और एक पार्टिकल जो है बड़ा है। देखो ट्रायंगल और स्क्वायर का मतलब मेरे से ये है बेटा कि बड़ा और छोटी की बात हो रही है। ये बड़ा पार्टिकल है बेटा, इतना तो समझ में आ रहा है। बड़ा पार्टिकल यहां फंस जाएगा और छोटा वाला पार्टिकल यहां फंसेगा, साइज से सेपरेट हो गया। और छोटा होता तो यहां फंसता। समझ में आया? इसी चीज को हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी में बेटा सेपरेशन जो यहां पे हो रहा है बाय साइज और फ्लो वेलोसिटी, कितनी तेजी से मूव कर रहा है, इससे होता है। फ्लो वेलोसिटी, कितनी तेजी से चीजें मूव कर रही है, इसको क्रोमेटोग्राफी मेथड बोलते हैं। ये बेटा हम लोग मेटल्स के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही है, बस करना है तो करना है, ठीक है। देखो अलग अलग सेपरेट कर गया, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है, ठीक है। ये क्रोमेटोग्राफी हो गया। चलिए डिफाइनिंग खत्म हो गया है, हम लोग वापस आते हैं अब एलिंगम डायग्राम पे, ठीक है। एलिंगम डायग्राम, चलिए आते हैं। क्या होता है एलिंगम डायग्राम, समझिए। एलिंगम डायग्राम में इस तरफ ध्यान दीजिए, डेल्टा जी है, ठीक है। एक मिनट, मुझे ब्लैंक चाहिए। चलिए, एलिंगम डायग्राम में दो एक्सिस होते हैं, इधर टेम्परेचर होगा, इधर डेल्टा ऑफ जी होगा, डेल्टा जी नॉट, इधर टेम्परेचर होगा। डेल्टा जी नॉट किसका, फॉर रिएक्शन विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। समझेंगे बात को। एक लाइन दिया हुआ रहता है, जो लाइन है इसका, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस गैसियस, ये इसका लाइन होता है। 1 मोल ऑक्सीजन यूज होगा। फिर एक लाइन होगा एल्यूमिनियम वाला, तो एल्यूमिनियम में बेटा 1 मोल ऑक्सीजन यूज होगा और Al2O3 यूज हो बनेगा। मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन, तो बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करेंगे, 1 मोल के तरह से करेंगे। तब 1 मोल के तरीके से कीजिएगा बेटा, तो आपको अपने आप यहाँ पे 3/2 लगाना होगा। देख लीजिए, ऑक्सीजन 1 मोल रहेगा, बाकी कुछ भी, यहाँ तो 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी जिसको चेंज करना कीजिए, तो ये 4/3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एलिंगम डायग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा। अब पॉइंट ये है कि जीरो वाला लाइन यहाँ होता है, यहाँ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आता है 0, तो ये वाला सब नंबर नेगेटिव नंबर है, ये सारा नंबर नेगेटिव नंबर होता है। क्वेश्चन ये है, ये हॉरिजॉन्टल क्यों है और ये वर्टिकल क्यों है, ये ऊपर क्यों है। कुछ कुछ लाइन ऐसे भी आएंगे, नीचे भी आ रहे होंगे, तो कौन सा लाइन ऊपर जाएगा कौन सा लाइन नीचे आएगा, ये कैसे डिसाइड हुआ, वो यहां से डिसाइड होता है। कैसे, डेल्टा जी मेरा क्या है बेटा, वाई एक्सिस है, तो इसको मैंने बोला वाई। डेल्टा एच बेटा मेरा इंटरसेप्ट है, ये सी है। टेम्परेचर बेटा एक्स एक्सिस है, तो -1
डेल्टा एस डॉट एक्स होता है। सी क्या है? डेल्टा एच है, मतलब ये डेल्टा एच होगा। तो स्लोप क्या है बेटा? याद रखिएगा, एलिंगम डायग्राम में स्लोप जो होता है ना बेटा, वो माइनस डेल्टा एस होता है। ये रट्टा मार के रखिए, इसी से क्लियर होगा। तो स्लोप माइनस डेल्टा एस है, मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डेल्टा एस के ऊपर डिपेंड करता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां डेल्टा एस ऑलमोस्ट 0 है। ये ऊपर जा रहा है, मतलब डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है, तब तो स्लोप पॉजिटिव हुआ ना। ऊपर गया स्लोप पॉजिटिव हुआ। यहां डेल्टा एस सॉरी नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, तब तो नेगेटिव नीचे स्लोप है। इतना सिंपल है बेटा। अब डेल्टा एस नेगेटिव पॉजिटिव कैसे मालूम चला? बड़ा सिंपल सा वो दिया है। अगर 1 मोल गैस यूज होकर 1 मोल गैस बना देगा तो डेल्टा एस 0 होगा। आप बोलेंगे सर सॉलिड लिक्विड का क्या सर? अरे सॉलिड लिक्विड का एंट्रोपी ऑलमोस्ट 0 होता है, ठीक है। तो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू मच इन एंट्रोपी चेंज। 2 मोल गैस अगर 1 मोल गैस बनाएगा तो एंट्रोपी क्या आना चाहिए चेंज बेटा? जल्दी से बोलिए। नेगेटिव। बहुत बढ़िया। और 2 मोल से 1 मोल तो नेगेटिव, 1 मोल से 2 मोल तो पॉजिटिव। यही चीज हो रहा है बेटा। देखिए कहाँ गया ग्राफ, कहाँ चला गया? यहां देखेंगे। देखो ये सॉलिड है बेटा, ये गैस है, और ये क्या है बेटा? सॉलिड है। तो देखो इसके लिए डेल्टा एस क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना था या नेगेटिव आना था? जल्दी से बताएंगे। नेगेटिव आना था, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया ना। क्योंकि याद रखिएगा एलिंगम डायग्राम में स्लोप माइनस डेल्टा एस होता है। यहां भी वही है, एल्युमिनियम सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। तो 1 मोल गैस गिव्स 0 मोल गैस। यहां भी डेल्टा एस नेगेटिव। इसमें देखिए सॉलिड, गैस और गैस, डेल्टा एस 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें देखिए सॉलिड, गैस और गैस, 1 मोल गैस गिव्स 2 मोल गैस। तो डेल्टा एस क्या है इसका? 2 मोल गैस है ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो स्लोप नीचे आया, क्योंकि स्लोप क्या है? माइनस डेल्टा एस है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पर एक रहेगा कि यहां पर क्या हुआ सर, अचानक से स्लोप कैसे चेंज हुआ? तो यहां पे मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम लिक्विड बन गया, इसीलिए थोड़ा सा चेंज आया है। समझे? चलिए अब बात को समझिए। ये लाइन नीचे है, ये लाइन ऊपर है। सिंपल सा मतलब समझ लीजिए। ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन से हम लोग को मिलता क्या है? मैग्नीशियम मेटल वाला लाइन नीचे, एल्यूमिनियम वाला ऊपर। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है Al2O3 को मैग्नीशियम रेड्यूस नहीं कर सकता है, ये रिएक्शन नहीं होगा। नीचे वाला लाइन ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, या ऊपर वाला लाइंस का ऑक्सीजन आप नीचे वाले से नहीं कर सकते। रुक जाएंगे, मैंने यहाँ क्या बोला आपको कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैग्नीशियम का रिएक्शन, अच्छा नहीं 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 बेटा नहीं, नहीं,
एक मिनट फिर से बता दो, समझिए बात को। यहाँ पे देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं या इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला गलत बोला हूँ मैं, ठीक है, समझिएगा बात को। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। नीचे वाला ऑक्साइड ऊपर वाले से रिड्यूस नहीं होगा। लिख लेंगे, द लोअर लाइन कैन नॉट रिड्यूस दी, सॉरी फिर से उल्टा, द हायर लाइन कैन नॉट रिड्यूस द लोअर ऑक्साइड। ऊपर वाला जो एलिमेंट है नीचे वाले ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा। मतलब ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा। ऐसे भी ध्यान रखना है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ऊपर होता है। तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैन नॉट रिड्यूस मैग्नीशियम। ध्यान से फिर से, एल्यूमिनियम कैन नॉट रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, नीचे वाला ऊपर को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे को रिड्यूस नहीं करेगा, नीचे वाला ऊपर को रिड्यूस कर सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां के बाद लाइन चेंज हो गया, यहां पे मैग्नीशियम ऊपर आ गया, एल्यूमिनियम वाला लाइन नीचे आ गया। मतलब बियॉन्ड ए एल्यूमिनियम विल रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां बिफोर ए मैग्नीशियम विल रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बियॉन्ड ए एल्यूमिनियम विल रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होता है बेटा। इसमें किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। क्लियर है बेटा? चलिए, अब ऐसा कैसे हुआ समझते हैं। देखो एक चीज करके दिखाता हूं। चलो ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट, ये बेटा -1100 है। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं -1050 है। तो एक रिएक्शन यहां पर क्या है बेटा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। डेल्टा जी कितना बेटा इसका, -1100। फिर इसके लिए लिखते हैं उल्टा करके, उल्टा करके, ये जो रिएक्शन है इसको उल्टा करके लिखेंगे। Al2O3 2/3 है, सॉरी वहां 4 था, गिव्स 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2। इसका डेल्टा जी बेटा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, उल्टा कर दिए तो +1050। इसको ऐड कीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसल, तो मैग्नीशियम प्लस 2/3 Al2O3 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड +4 एल्यूमिनियम। इसका डेल्टा जी कितना आया बेटा, -50 आया। मतलब ये रिएक्शन हो सकता है। यही चीज तो आपको समझाए थे। ऊपर वाला नीचे को रिड्यूस नहीं करता है, यहां पर मैग्नीशियम नीचे है, ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। मैग्नीशियम नीचे, ऊपर वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, बट उल्टा रिएक्शन नहीं होगा। प्रीवियस डायरेक्शन में रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होना है। क्लियर है? डेल्टा जी से हम लोग को ये मालूम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लियर है यहां पे कि कॉपर वाला लाइन देखो ऊपर है, आयरन वाला लाइन नीचे है ना, आयरन वाला लाइन। तो क्या बोले फिर से, ऊपर वाला नीचे को रिड्यूस नहीं करेगा, नीचे वाला ऊपर को रिड्यूस करेगा। मतलब ये हो सकता, आयरन प्लस Cu2O गिव्स FeO प्लस Cu, दिस इज फिजिबल।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डेल्टा जी से ऐड करके भी दिखा दिए, वो भी आपको वहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मतलब बेटा नीचे वाला ऊपर को रिड्यूस कर सकता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन Al2O3। Al2O3 इज सॉरी उल्टा बोले, magnesium metal will reduce Al2O3, means magnesium have a more better chance of reducing compared to aluminum. Aluminum has more better chance of reducing compared to zinc। ठीक है, ये चीज होता है। ऐसे भी हम लोग को मालूम है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है। metal magnesium will go to Mg2+ and this will lose 2 electron. So magnesium has more tendency to lose electron, so it is a better reducing agent compared to aluminum. Aluminum is better compared to zinc. So the lower lines are better reducing agent. The lower lines are better reducing agent. Clear है ये? चलिए नेक्स्ट जरा लाइन कंपेयर करेंगे, ये वाला। ठीक है, और ये वाला, और ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, ये लाइन अभी नीचे है और यहां पर यहां तक देख रहे, ठीक है, इस टेम्परेचर तक चेक कर रहे हैं। ये लाइन यहां पर ऊपर है और ये भी लाइन यहां ऊपर है। तो कार्बन का लाइन देखिए बेटा ऊपर है और कार्बन मोनोऑक्साइड का नीचे है। अभी अभी बताए है मैग्नीशियम इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम जिंक से बेटर है। समझ में आ रहा? मैग्नीशियम बेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बेटर देन जिंक, जिंक बेटर देन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन, बट यहां तक, मतलब कम टेम्परेचर पे। तो लिख लेंगे, एक जगह लिखाए थे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू कार्बन एट लोअर टेम्परेचर। At lower temperature, carbon monoxide is better reducing agent। एक जगह लिखाए थे, छुड़वा दिए थे। ठीक है, किसी को डाउट बेटा?